बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस पर अपना हुक्म इम्तना वापस लेते हुए इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया है, जिससे तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला एक बार फिर छिन गया है। अब यह मामला हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के पास जाएगा और वहां पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुताल्लिक फैसला होगा, जिसके बाद फरीकैन के पास सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन भी मौजूद होगा। तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करने की आखिरी तारीख 13 जनवरी है, इसलिए वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। बादियों नजर में लग यही रहा है कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को किसी भी अदालती फोरम पर क्लीन चिट मिलना मुमकिन नहीं है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जैसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन तहरीक इंसाफ ने कराए, बिल्कुल वैसे ही इलेक्शन दीगर सियासी जमातें भी कराती चली आ रही हैं। मगर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और दीगर जमातों के इलेक्शंस में बुनियादी फर्क यह है कि नून लीग हो या पीपल्स पार्टी, आज तक किसी जमात के रुकन ने अपनी पार्टी के इलेक्शंस को चैलेंज नहीं किया, जबकि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को एक से जायद उनके अपने ही अरकान चैलेंज कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को कोई एतराज ना होता अगर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले ओहदेदारों को उनकी अपनी पार्टी अरकान ही चैलेंज ना करते। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा समाअत के बाद खानापूरी के लिए कराए गए इलेक्शन को कल अदम करार दे दिया। अब लग रहा है कि बैलेट पेपर पर बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं होगा, बल्कि तहरीक इंसाफ के किसी एक कॉमन निशान पर भी इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकेगा। तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों को अलग अलग इंतखाबी निशान अलॉट होते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। सूरत हाल पेचीदा भी हो सकती है। क्या हो सकती है सूरत हाल? क्या इसके ऊपर हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं ख्याल रखते हैं? हम आप से उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं और फिर बाकायदा तौर पर इस फोरम को ओपन करेंगे सवालों जवाब के लिए। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल चौधरी जाफर इकबाल साहब, पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद हैं जी सेनेटर बहरमन तंगी साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मेरे साथ बने हुए हैं जी फयाज कायम खानी साहब, रहनुमा है एमक्यूएम के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैं सबसे पहले तंगी साहब आपसे शो का आगाज करना चाहूंगी। वैसे ही आप बहुत अरसे के बाद टेलीविजन स्क्रीन पर आई हैं, उम्रा भी आपको मुबारक हो और अल्लाह करे कि उम्रे के हवाले से ढेर सारी दुआएं आपको भी लगें, आपकी पार्टी को भी लगें। सर, वैसे मुझे लग रहा है कि एक आपकी दुआ कबूल होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि आज हमें फिर से पता चला कि इंतखाबी निशान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है बल्ला, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिर से छिन गया है। तो मुबारकबाद दूं आप लोगों को, खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। एक बहुत बड़ा जो कंपटीशन है, एक कॉम्पिटिटर, उसका निशान ही नहीं होगा, तो फायदा तो होगा ना सर आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिनिश, जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टैंड और सोच की बात है, तो पीपल्स पार्टी ने कभी न माइनस की सियासत की है, न किसी की माइनस पर अपने वोट बढ़ाने की कोशिश की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने मैनिफेस्टो मंशूर पे आवाम के पास जाके वोट मांगे हैं और अपने मंशूर के मुताबिक वो हुकूमत बना के आवाम को रिलीफ देते हैं और आवाम की खिदमत करते हैं। जहां तक बल्ले का निशान देना, वापस लेना, ये अदालतें हैं, इलेक्शन कमीशन है, ये काम अदालतों का और इलेक्शन कमीशन का काम है। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खुशी मनाने की या खुशी न मनाने की बात नहीं है। जहां तक इलेक्शन लड़ना और इलेक्शन में जाना और अपना मैनिफेस्टो और मंशूर अवाम के सामने रखना, ये पीपल्स पार्टी का मंशूर है। और मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी ने तो जब मियां साहब चले गए थे, उसके बाद भी शहीद ने एक, जिसमें मियां साहब के जो इकबाल जफर जगरा साहब थे, उसको जनरल सेक्रेटरी बना के डेमोक्रेसी के लिए और जमहूरियत की एक तहरीक शुरू की, तो उसमें भी शहीद बीबी ने मियां साहब की पार्टी को भी शामिल करवाया था, इसलिए कि हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और जमहूरी लोग हैं। तो मैं समझता हूं कि अदालतों का काम, इलेक्शन कमीशन का काम, वो होता अपना काम है। और पीपल्स पार्टी की जो स्टैंड है वो ये है कि हम न माइनस पे यकीन रखते हैं, इस्लामिक कार्ड्स को सियासत में लाना चाहते हैं, बल्कि हमारी ये कोशिश है कि हम अवाम के पास जाकर अपने मैनिफेस्टो मंशूर पे वोट मांगे, हम अपना कैंपेन करें और अवाम के, पाकिस्तान के और अवाम की जो मुश्किलात है उसको हल करने के लिए ऐसा मंशूर में ऐसे क्लास ले आए।
پر تنگی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، آپ تو مائنس کی سیاست میں پلس کی سیاست میں بھی یقین نہیں رکھتے، تو آپ کو کیا لگتا ہے جو بلہ بیلٹ پیپر پر نہیں ہوگا، اور جہاں سے میں دیکھ رہی ہوں جیسے میں نے کہا کہ میں بار بار اس چیز کو باور کرانا چاہتی ہوں کہ لگتا یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہر امیدوار کو الگ الگ نشان الاٹ ہوگا، اس کا بینیفیشری کون ہوگا؟ پی ٹی آئی تو ہو نہیں سکتی اس کی بینیفیشری، تو فائدہ کس کو ہوگا؟ دیکھیے بینش میں ایک بات بتا رہا ہوں، اور 9 مئی کے واقعے کے بعد میں نے ہر ٹاک شو میں یہ کہا تھا کہ اگر ہم 9 مئی کے واقعے پہ اور ہم سائبر پر سیاست کرتے ہیں یا اینکرز یا ہم لوگ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے ساتھ اداروں کے ساتھ افواج پاکستان کی زیادتی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ 9 مہینے میں ملوث لوگوں کو سزا ملنی چاہیے، اور وہ اگر پی ٹی آئی کے ایکس چیئرمین نے جو 9 مئی کے واقعے میں پاکستان کو، افواج پاکستان کو، کور کمانڈر ہاؤس کو جس طریقے سے جلا کر راکھ کر دیا ہے، تو یہ کام تو 76 سالوں سے انڈیا نے سوچا تھا، لیکن انڈیا کو اتنی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ پاکستان کے افواج پاکستان آئی کو بدنام کرنے اور کمزور کرنے کی کوشش کرے۔ وہ کروڑوں روپے مت خرچ کرتے، اربوں ڈالر خرچ کرتے پاکستان کے اداروں کو کمزور کرنے کے لیے، لیکن اس کی یہ ضرورت ہی نہیں تھی کہ پاکستان کے اداروں کو کمزور یا تقسیم کرے۔ یہ کام تو پی ٹی آئی کے ایکس چیئرمین نے کیا اور ان کے لوگوں نے کیا ہے۔ تو ہمیں 9 مئی کے واقعے پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعے میں ملوث افراد کو، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، ان کو سزا ملنی چاہیے، ان کو نشان عبرت بننا چاہیے، تاکہ کل پاکستان کی کوئی بندہ، کسی انڈیویجول پرسنالٹی، کوئی پولیٹیشین، کوئی پولیٹیکل پارٹیز، افواج پاکستان کے شہداء پاکستان کو نقصان پہنچنے کی کوشش نہ کرے، اور پاکستان کے وکاس پہ وار نہ کرے۔ ٹھیک ہے جی، پوائنٹ آ گیا جی، پوائنٹ از ویل ٹیکن۔ میں آگے بڑھوں گی فیاض قائم خانی صاحب کے پاس۔ فیاض صاحب، آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ سن کر؟ بلہ مل رہا ہے، بلرہ نہیں مل رہا، بلرہ مل رہا ہے، بلرہ چھن رہا ہے، اور آج کی تاریخ میں بلہ چھن گیا۔ اب آگے کا میں آپ کو حال بتا رہی ہوں، ایک قدم آگے، مطلب آج کے اوپر بات نہیں کر رہی نا، آگے کا ماحول بھی تو بتانا ہے نا، آگے کی صورتحال پر بھی کامنٹ کرنی ہے فیاض بھائی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب بلہ نہیں ہوگا بیلٹ پیپر پر، تو آپ کو خود ایسا پولیٹیشین، ایسا ڈیموکریٹک پولیٹیشین کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ بھئی ایک کمپٹیٹر ہے، اس کے پاس اس کا نشان ہی نہیں ہے؟ اچھا، میری ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ بلہ پہ ایک نان ایشو کو ایشو بنایا ہوا ہے، الیکشن کمیشن کی کارروائی کو جا کے چیلنج کر دینا عدالت نے بغیر سنے سنائے جو ہے اسے جاری کر دینا۔ دیکھیں بلیش، اگر تاریخ پہ جائے نا، ایم کیو ایم پاکستان کی بات بتاتا ہوں میں آپ کو، ہم نے پہلا الیکشن بلدیات کی تالے پہ لڑا تھا، پوری کراچی میں ہم نے کلین سویپ کیا تھا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہم نے پتنگ پہ لڑا، ہم نے کلین سویپ کیا۔ اسی طریقے سے نون لیگ نے اس کا بھی نشان چھین لیا گیا تھا سینٹ کے اندر، پیپلز پارٹی کا خود کا نشان چھین لیا گیا تھا، تلوار سے تیر پہ آ گئے، کاف جو ہے وہ سائیکل سے ٹریکٹر پہ آ گئی۔ تو میں یہ کہتا ہوں، ہمارا ماننا یہ ہے کہ جس طریقے کا اس کو ایشو بنا کے ایک ہائٹ کریٹ کی جا رہی ہے، ایک ان کے لیے فیوریبل ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ حالانکہ پاکستان میں یہ کوئی پہلی دفعہ ہوا ہے، پاکستان میں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا کہ یہ انتخابی نشان لے لیا گیا ہو یا پارٹیوں نے اب دوسرے انتخابی نشان کے اوپر الیکشن لڑے ہوں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں موجود ہیں یہ چیزیں، لیکن کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو نان ایشوز کو اٹھا کے، جیسے آج کی ساری سپریم کورٹ کی کارروائی اٹھا کے دیکھ لیں، تینوں پیٹیشن کے اوپر آخر میں چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں آپ لوگوں نے ہمارا وقت ضائع کر دیا۔ ارے بھائی، جب آپ لوگ میں اٹھ کے بولوں جی بینش غائب ہے، بینش آئی ہے ایک ہفتے بعد، اور ان کی بات سنیں تو کورٹ تو یہی بولیں گے بھائی بینش کہاں پہ بڑا جی۔ آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ جو نشان چھننے کا یہ جو پورا مرحلہ ہے، ماضی میں بھی ہوا، اب بھی ہوا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ابھی کی بات کرتی ہوں، نہیں پر یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ میں یہ تو بتائیں، زیادتی تو ہے نا ایک پارٹی کے ساتھ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں زیادتی؟ نہیں بالکل، دیکھیں فرق تو پڑتا ہے نا، نشان سے تو جانے جاتے ہیں بھائی۔ آپ سے اگر آپ کا نشان لے لے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ نہیں اچھا لگتا ہے۔ دیکھیں بات سنیں، اگر الیکشن کمیشن نے کسی وجوہات کے اوپر، کسی گراؤنڈ کے اوپر ایک فیصلہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے چیلنج کر دیا، اس کا رزلٹ آ جائے گا 9 تاریخ کو،
9 जनवरी को फाइनल हो जाएगा वो। ठीक है। हमारा मानना ये है कि इस तरीके से इस इंतखाबी निशान को इशू नहीं बनाना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को। हमारा मानना ये है, ये खामखा की प्रोजेक्शन मिल रही है, बेमकसद की प्रोजेक्शन मिल रही है पीटीआई को। आपको पीटीआई के ऊपर एतराज नहीं है, आपको इलेक्शन कमीशन के इस तर्ज पर एतराज है, लेकिन मतलब खैर एनीवेज मैं वापस आती हूँ आपके पास, नून लीग को भी शामिल कर लेते हैं। जाफर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे तो लग रहा है कि मैं तो फिर मुबारक ही दे दूं आपको एडवांस में, आपकी जीत की भी मुबारकबाद दे देती हूँ और आज के दिन की भी आपको मुबारकबाद, डबल मुबारकबाद हो गई ना। बल्ला नहीं है भाई, बैलेट पेपर पे बल्ला ही नहीं है। मुझे क्यों ये साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि जी आज जाफर इकबाल साहब और पीएमएलएन बड़ी खुश है, वो अपने किसी बंदे को खुद टिकट दे सके या ना दे सके, लेकिन बल्ला नहीं है पेपर पर। तो भाई आपकी तो सियासी स्ट्रगल जो आपने पिछले 4 साल की वो तो कामयाब हो गई, ऐसे ही है ना जाफर भाई? देखिए बिनिश, आपका एक अपना नुक्ता नजर है, आप भले उसे बयान कीजिए। मुझे तो बतौर सियासी कारकुन कोई ऐसी ना खुशी मनाने की जरूरत है, ना मैं कोई ऐसी खुशी मना रहा हूँ। हाँ, पीटीआई के अहबाब को जरूर ये सोचना चाहिए, उनकी क़यादत को भी, उनके कारकुनान को भी, कि वो जो 2014 से लेके अभी तक करते आए हैं, तो जाहिर बात है उसकी सजा तो उन्हें मिलनी है, जजा भी और सजा भी। अगर कोई जमात भले से इंतखाबी मुहिम चलाती है, अगर कोई जमात अच्छा मंशूर पेश करती है, अगर कोई जमात जो है वो अच्छे अंदाज में हुकूमत चला के डिलीवर करती है, तो लोग उस पर शाबाश देते हैं, लोग वोट देते हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, अगर आप सियासी जमात बन के मंशूर पेश करके इंतखाब जीत के या जैसे कैसे आपको जिताया, उसके बाद भी आपकी वही सियासत रहती है, मैं लाहौर बंद कर दूंगा, कराची बंद कर दूंगा, इस्लामाबाद बंद कर दूंगा, और तब भी आपका यही रहता है कि आप सिर्फ वो नारे और दावे लगाते रहते हैं। वो 50 लाख घर हों, वो करोड़ों नौकरियां हों, वो बाहर से कितने अरब डॉलर आना था, किस किस के मुंह पे मारना था, और फिर उसके बाद दोबारा आप जब हुकूमत आपकी नहीं रहती, आप एक गैर आईनी इकदाम अपने डिप्टी स्पीकर से करवाते हैं, वो भी आपका अंडू हो जाता है। तो फिर आप वहीं से शुरू होते हैं जहां आप 2016 में खड़े थे कि चलें जी लाहौर बंद कर दें, चलें जी धावा बोल दें रावलपिंडी पे, चलें जी। फिर आगे बात बढ़ती है तो आप मेरे मुल्क के वो असासे, पुलिस स्टेशन हो या कोर कमांडर का घर हो, कौमी असेंबली हो या कोई और ऐसी जगह जो रियासत की मलकियत है, मेरी और आपकी मलकियत है, किसने हक दिया पीटीआई को कि वो उसके ऊपर चढ़ दौड़े और उनको आग लगाए? और फिर अगर ये सारा कुछ भी कर लिया है तो आप अपने जो तंजीमी मामलात हैं उनको तो बेहतर करें ना। आप अपने इंतखाबात, आपने पहले भी वो इंतखाब सुना था ना जिसमें परवेज खटक साहब ने ओहदे बेचे थे, तो अब ये इंतखाब करवा ही नहीं सके। अब अगर वो नहीं पीटीआई करवा सके। एक मिनट मैं आपके साथ मुकम्मल आपकी गुफ्तगू सुनती हूँ, प्लीज सॉरी अलाउ करें कि मैं आपके साथ एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करूँ। ये वाली जो बात आप कर रहे हैं ना, ये 9 मई वाली और ये ऐसे हो गया और इन्होंने क्यों किया, ये मैं बात करूँ ना, ये मेरा आर्ग्यूमेंट हो, ये मेरा सवाल हो, मतलब मेरे से मुराद एंकर का सवाल हो तो समझ में आता है। सर आप और खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप दोनों उस टाइम पर हुकूमत में थे, आप कंप्लेन नहीं कर सकते। एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, फौज के ऊपर हमला हुआ, इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस, लाहौर पुलिस, विफाक की पुलिस किसके अंडर आती है? वजारत उज़्मा आपके पास थी, पंजाब के अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट थी, किसके अंडर आती है? मतलब पुलिस को तो कुछ ना कुछ काम करना चाहिए था ना। आप भी उसी तरह बैठ करके सरापा सवाल और शिकायत कर रहे जैसे मैं कर रही हूँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। नहीं, मैं समझाता हूँ, हुकूमत हमेशा कोशिश करती है कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटिस्ट हैं, जो कारकुनान हैं सियासी, अगर वो छोटा मोटा कोई ऐसा करते हैं तो उसे टॉलरेट करते हैं, और हमने ये टॉलरेट किया, और हमने ये 2014 में भी किया, हमने 2014 से लेके 18 तक भी किया, अब भी हमारी हुकूमत थी, हमने किया। लेकिन एक हद होती है, एक शख्स आपके मद्दे मुकाबिल आपके सामने खड़ा है, वो जुबान से कुछ कहे जा रहा है, हाथों से इशारे कर रहा है, छोटा मोटा आपको पुश करता है, अगर वो सीधा मतलब आपके नाक पे ही आ चढ़ता है तो फिर आप उसे तो थोड़ा कहेंगे ना भाई फासला रखो। अब हर कदम, हर इकदाम की एक अपनी नोयत है। ये रूटीन में मेरे मुल्क ये होना नहीं चाहिए। मैं नहीं कहता ये दुरुस्त है कि आप पुलिस के ऊपर चढ़ दौड़ें, आप सरकारी इमला के, लेकिन चलें आपने सिंबॉलिक कुछ किया, फासला रखे, आपके पास, यानी आपकी यही पॉलिसी है कि फासला रखे, दूर रहे। लेकिन मुझे लगता है ये पॉलिसी आपने इलेक्शन के लिए भी इख्तियार कर रही है, फासला रखे, दूर रहे। 35 दिन रह गए हैं, नून लीग की किस किस को हतमी तौर पर टिकटें अलॉट हुई हैं, किसका कौन सा हल्का कुछ पता नहीं है। बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब, जी सर मैं आ रही हूँ, मुझे ब्रेक तो लेने दो
सर आती हूँ, सवाल लेकर के आपके पास ही आती हूँ, मुझे ब्रेक लेनी है अभी। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है, जिस टाइम पर मैं ये शो कर रही हूँ, ये पंजाब में लाहौर में मौजूद हैं और हमें पता ही नहीं है कि हमारे इलाके में बिलावल भुट्टो साहब आए हुए हैं। ये कैसी कैंपेनिंग चल रही है? 35 दिन रह गए इंतखाबात में, क्या सूरत हाल है, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। वेरी ऑनरेबल जी चौधरी जाफर इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद है, सेनेटर बैरमन तंगी साहब बने हुए मेरे साथ, फयाज कायम खानी साहब मेरे साथ मौजूद है। तंगी साहब आपसे आगाज करना चाहूंगी इसलिए क्योंकि मियां साहब तो होते ही मतलब लाहौर में ही आजकल 180H में ही बैठते हैं, रोज इजलास होते हैं, उनसे भी मैं पूछती हूँ। लेकिन आजकल आपके जो पार्टी के चेयरमैन है ना, वो इधर पंजाब में लाहौर में ही है। सर हमें पता ही नहीं मतलब ये किस तरह की कैंपेनिंग है, ना कोई हुआ ना कोई धुआं। कितने दिन रह गए हैं? 10, 20, 30, 35 दिन इलेक्शन में और कोई हवा नहीं है। ये कैसा इलेक्शन है सर? देखिए विनिश, मैं समझता हूं कि आपकी तो बहुत गहरी नजर है पाकिस्तान की सियासत पे, लेकिन आज मुझे आपके सवाल पे हैरत हो रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 2 विजिट किए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जिसमें तकरीबन कम से कम 8 डिस्ट्रिक्ट में उसने कन्वेंशन और जलसे की, और फिर एक दिन में वो कराची गया, कराची से फिर वहां पे अमित अजीज के प्रोग्राम में बलूचिस्तान पहुंचा और फिर वापस लाहौर पहुंचाए हैं। तो मेरे ख्याल में तो आपको तो हर चीज को नोट करना चाहिए, और मेरे ख्याल में तंगी भाई मेरे नोट करने से क्या होगा? आपने नोट करने को कहा, ये ले जी बिलावल भुट्टो इन लाहौर, ये मैंने नोट कर लिया, पर टीवी चैनल ने नोट नहीं किया सर। अभी ये फयाज भाई भी तो यही कह रहे थे कि पूरा दिन टीवी चैनल पे इमरान खान चल रहा है, बल्ला मिला बल्ला नहीं मिला, पीटीआई चल रही है, बिलावल तो चल ही नहीं रहे। जी मैंने नोट कर लिया, ये ले, मेरे नोट करने से चलते हैं, बिलावल तो चला दे। जी सवाल की तरफ आता हूं। अभी जहां पर आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आप जो प्रेजेंस आपकी बात करते हैं कि लाहौर में है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहां कैंपेन नहीं है, वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो रही है, और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग ये है कि वहां पर वो फैसले करे, अपनी मशहूर तैयार हो चुका है उस पर बात करेंगे, कैंडिडेट्स भी बात करेंगे, कैंडिडेट्स को फाइनल करेंगे, प्रोविंशियल वाइज मतलब कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की विजिट को फाइनलाइज करेंगे। तो मैं समझता हूं कि आज अगर उसकी प्रेजेंस है पंजाब में, तो वो कोई जलसा जुलूस कैंपेन नहीं है, वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग के लिए वहां है। लेकिन बिलावल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले 4 सूबों में पार्लिमानी बोर्ड बनाए हैं, फिर सेंट्रल पार्लिमानी बोर्ड बना दिया, और यही तमाम जमातों की एक मॉरल, प्रोफेशनल और पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तंगी साहब आप मेरे बड़े काबिल एहतराम मेरे मोहतरम भाई हैं सर, पर मुझे कहने दे, मुझे लगता है पीपल्स पार्टी ने ना पंजाब में सरेंडर कर दिया है। जब से मियां साहब आए ना लंदन से, यहाँ पे 180H में बैठते हैं, आप लोग तो घुटनों पर आ गए। आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि आपने सिर्फ अनाउंसमेंट करनी है, पार्टी मीटिंग करनी है, बोर्ड में करनी है, सिंध में आप लोगों ने जलसे करने हैं, पंजाब में नहीं आपने बाहर निकलना। सर ये तो सरेंडर है भाई। देखिए बेनिश मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन 4 सूबों में इस वक्त इलेक्शन कंपेयर कर रहे हैं पर बराबरी के पर। और पंजाब में भी उसने जलसे की, उसने सिंध में भी जलसे की शुरू की है, उसने बलूचिस्तान में भी जलसे शुरू किए, उसने खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा जलसे की। और अभी मतलब कि इस वक्त जो ग्राउंड वर्क है, जो पेपर वर्क है, आप देख रहे कि मियां साहब ने तकरीबन 15 पार्लिमानी बोर्ड की सदारत की, और वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब भी तैयारी करें। तो मैं समझता हूं की तैयारी के बाद इलेक्शन कैंपेन फुल फ्लैश पे शुरू करेंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दी है, मरकजी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दी है, 4 सूबों के विजिट उसने किए। हम भरपूर तरीके से कैंपेन कर रहे हैं और कोशिश करें कि हम अच्छा रिजल्ट दे दें पाकिस्तान में। ठीक है जी, मेरे साथ रहिएगा। फयाज भाई आप लोग की कैंपेन कहां तक पहुंची? मुझे तो एक अपडेट देनी है, आपको पता ही होगा, तो आप फिर मुझे एक अपडेट दे दें, क्योंकि आपके जो पुराने साथी हैं, लेट मी बी स्पेसिफिक, रजा हारून साहब, वो जो हैं आसिफ अली जरदारी साहब के होली है। अब हमें तो यही तासुर दिया जाता है और हमें यही बताया जाता है कि हवाओं का रुख तो मियां साहब की तरफ है, यानी नून लीग की तरफ है। ये रजा हारून साहब कौन सी हवाओं के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ बह गए? और अगर वहां जाना था तो फिर नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातचीत, या वहां पर जो आप लोगों ने आपस में गठजोड़ करना है, वहां क्यों कर रहे हैं? फिर आप भी आसिफ अली जरदारी साहब के साथ करें, आप भी पीपल्स पार्टी के साथ करें।
देखें, आप ही के चैनल में आज से 2 दिन पहले इसी स्टूडियो में इसी एक प्रोग्राम में मैंने एक चीज़ क्लेरिफाई की थी। मेरी पहली बात यह है कि अनीस एडवोकेट और रजा हारून पिछले 8-10 साल से एमक्यूएम से वाबस्ता नहीं है, उनका कोई तंजीमी ताल्लुक एमक्यूएम के साथ से नहीं। ये समझे अमली तौर पे वो एमक्यूएम छोड़ चुके थे। अब 8-10 साल के गैप के बाद जो है कोई किसी जमात में चला जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात यह है कि देखिए 35 साल से हम सियासत कर रहे हैं, सैकड़ों हमारे एमएनए एमपीएस भी बने हैं, हज़ारों हमारे तंजीमी ओहदेदार भी रहे हैं। अगर कोई आके 35 साल में कोई ना कोई किसी भी वजह से एमक्यूएम छोड़ के घर पे बैठ जाता है और वो 8 साल बाद उठ के आगे किसी जमात को कर लेता तो उसमें हमारा ये आप इस तरफ जाए ना कि जी कि एमक्यूएम की कोई चीज़ छूट गई है या एमक्यूएम बकौल आम लोगों के जैसे एमक्यूएम की कोई विकेट उड़ गई है। अरे भाई एमक्यूएम के थे ही नहीं वो, पहली बात तो मैं आपको बता दूं। और दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी की तरफ जाना या किसी और जमात में चले जाना ये उनकी अपना अख्तियार है, अपनी मर्जी है। जहां तक नून लीग की बात है कि हमारा नून लीग के साथ देखें हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, उनकी भी क़यादत हमारे पास आई है, हमारी क़यादत भी नून लीग के पास गई है, मियाँ साहब से भी मुलाकात हुई है। तो ये एक जस्ट लाइक एक अंडरस्टैंडिंग कायम करने की कोशिश की है। लेकिन ऐसा अभी ये कह देना कि जी कि हमारी नून लीग से कोई फाइनल हो गया है या कोई सीट एडजस्टमेंट हो गई है, मैं मेरी आपको भी आप भी जानती हैं इस बात को कि एमक्यूएम की तारीख रही है, एमक्यूएम कभी इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करती किसी से भी। एक आदमी कोई सीट एडजस्टमेंट हमने ऑफर की है नून लीग को, 4-3 हमने कौमी असम्बली की, 4 सूबाई असम्बली की सीट्स पे हमने उनको ऑफर की है कि हम अपने विड्रॉ करेंगे और हम आपको सपोर्ट करेंगे। अब ये इस वक्त जो है ना ये समझे कि मुज़ाकरात, ये समझो बातचीत का मरला ही चल रहा है। अच्छा। इसी तरह कल हमारे पास JUI वाले आए थे, ठीक है, फजल रहमान ग्रुप के, तो उन्होंने आके भी इसी तरह बातें की हैं, उनसे भी हमने यही बात की है कि ठीक है हम अपनी पार्टी राब्ता कमेटी में बैठ के इसको डिस्कस करेंगे और अगर जो चीज़ काबिल अमल होगी उस पर बिल्कुल हम अमल करेंगे। फाइन। मैं जानना ये चाहूंगी कि अंडरस्टैंडिंग ये जो शहबाज शरीफ साहब एंड ये मुस्तफ़ा कमाल वाली जो सीट है उसके ऊपर लगता है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है। ये कैसी दोस्ती हुई? शहबाज शरीफ साहब भी उधर से ही लड़ना चाहते हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब। आई पर्सनली मैं आपको अपना टेक बता देती हूँ कि पर्सनली तो मुझे लगता है कि ऑफकोर्स वो मुस्तफ़ा कमाल साहब को ही उसके ऊपर परसिस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है वो उस इलाके को, उस हल्के को बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन फिर भी ये जो आप बता रहे हैं ना कि थिंग्स आर इन प्रोसेस, ये कुछ बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए मेरी पहले तो एक आपका सवाल का आधा हिस्सा रह गया कि इंतखाबी मुहिम के हवाले से एमक्यूएम ने अपनी इंतखाबी मुहिम बिल्कुल शुरू की हुई है और ज़ोरों शोर से जारी है। हम टाउन वाइज कई जलसे कर चुके हैं, ठीक है, हमने अपने इलेक्शन ऑफिस के ओपनिंग करनी शुरू कर दी है। बहुत से टाउन्स के अंदर हम ओपन कर चुके हैं और अभी हैदराबाद के अंदर जो है हमारा जलसा रखा हुआ हमने इशू। अच्छा, जहाँ तक बात है वो 242 की, देखिए 242 जो है 2018 में भी हम और नून मध्य मुकाबिल थे एक दूसरे के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम 18 में आज 23-24 के अंदर जो है अगर अभी तक लेकिन हमारी राब्ता कमेटी ने ये फैसला हमारी क़यादत के ऊपर छोड़ दिया है कि क़यादत बेहतर फैसला करेगी कि 242 का क्या करना है। ठीक है, लेकिन फिलहाल आज के दिन तक मैं बड़े वसूख साहब को कहता हूं कि हमारा पार्टी के उम्मीदवार मुस्तफ़ा कमाल हैं और मुस्तफ़ा कमाल ही वहीं से इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, अब कहाँ पे सीट एडजस्टमेंट होती है नहीं होती है वो एक अब कबल वक्त है बात बोलना, लेकिन आज तक जो है पार्टी का फैसला ये है कि मुस्तफ़ा कमाल ही हमारे उम्मीदवार हैं। राइट। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखेंगे। देखते रहिए सीधी बात बीहर सलीम के साथ। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीहर सलीम के साथ। मुझे प्रोग्राम के इस हिस्से में ज्वाइन किया है वेरी ऑनरेबल जी मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब ने। मेरे साथ मौजूद हैं जी फयाज कायम खानी साहब। मुझे ज्वाइन किया हुआ जी सेनेटर बहरमन तंगी साहब ने। मुफ्ती साहब, मैं इस सेगमेंट का आगाज आपसे करना चाहूंगी। सर, हम 2 दिनों से खबरें देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत कर रहे हैं। वो यहाँ तक कह रहे हैं कि इंतखाबात 2-4 दिन या कुछ दिन अगर आगे हो जाए तो बेहतर है। जानना हम यही चाहेंगे कि कुछ दिन जो इंतखाबात है आगे करके कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड मौलाना साहब को मिल जाएगी और आखिर उनका लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर के शिकवा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है ये तो और सियासी इस्तिलाह में लोग इस्तेमाल करते हैं। हमें इससे ज्यादा मजबूरी है
हमें एक परेशानी है, और वो परेशानी ये है कि हमें धमाकों का सामना है, यानी हम कैंपेन नहीं कर सकते, हमारी ये मजबूरी है। आज की खबर है कि बाजावड़ में हमारे सूबाई के उम्मीदवार उसके काफिले पर हमला हो गया, और कल परसों आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब के काफिले पर हमला हो गया। जहाँ से मौलाना फजल रहमान साहब बिलोंग करते हैं वहाँ हफ्ते के अंदर 7 दिनों में 5-6 बम धमाके होते हैं। ये टांग का इलाका है और डरेसमीर खान का इलाका है। और फिर बाजावड़ में आपने पिछले दिनों देखा कि हमारे वर्कर कन्वेंशन पे हमला हुआ, 50 लोग शहीद हो गए और 135 जख्मी हो गए। इस तरह बलूचिस्तान में हाफिज अब्दुल्ला साहब पर भी हमला हुआ। और अभी ताज़ा खबर है कि मौलाना फजल रहमान साहब के बेटे को हुकूमत ने लेटर किया है कि आपको थ्रेड है और आप कैंपेन नहीं करें। और इससे पहले जब सरफराज मुफ्ती साहब वजीर दाखिला थे तो उन्होंने लेटर किया था मौलाना फजल रहमान साहब को कि आप कैंपेन न करें, आपके खिलाफ थ्रेड है। अब जब हमारे खिलाफ थ्रेड है और हम बाहर नहीं निकल सकते तो ये सवालात बहुत बड़ा सवाल नहीं होगा इलेक्शन पर कि किस तरह का इलेक्शन है। इसमें तो एक लीडर को और एक पार्टी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है। अब अगर हमें इग्नोर करके और हमें शामिल न करके इंतखाबात को साफ और शफाफ कहा जा सकता है तो ये लोगों की मर्जी है। हमारा हक हासिल है कि हम जिंदा रहें, और हमें हक हासिल है कि हम महफूज रहें, और हमारे सामने बेनज़ीर भुट्टो वगैरह की मिसालें न ली जाएं। मैं ये हक रखता हूँ आईनी पाकिस्तान के हवाले से कि मैं बहिफाजत जलसे को जाऊं और बहिफाजत वापस आऊं और मेरे जलसे पर कोई बम धमाका न हो। तो हम तो ये चाहते हैं। इसके समेत आप किस तरह इलेक्शन करेंगे? ये जो आपने बातें हमारा ये मुकाबला है कि पहले सिक्योरिटी प्रॉब्लम को हल किया जाए। बिल्कुल, आपके तहफ़्फ़ुज़ात बड़े सीरियस हैं सर। बिल्कुल, मैं एक्नॉलेज करती हूँ इस प्लेटफॉर्म के जरिए भी कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात बड़े सीरियस हैं, बहुत संगीन हैं, इनको सुना भी जाना चाहिए। लेकिन फिर एक सवाल ये भी उठता है ना कि पूरी तैयारी हुई भी है और इंतखाबात जो हैं वो 8 फरवरी को हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो कह रहा है ये तो पत्थर पर लकीर है। और फिर इस चीज़ की क्या गारंटी है कि जब भी इंतखाबात हों तब हर एक के लिए जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो माहौल साजगार हो? किसी ना किसी को कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम तो रहती है सर। जी सर। बीनिश, आप जिम्मेदारी उठाओ ना। आपके लिए इंतखाबात अहम होंगे, मेरे लिए तो मौलाना फजल रहमान अहम है। आपके लिए आपका ये प्रोसेस अमल जरूरी होगा। मेरी तो अगर मौलाना फजल रहमान साहब खुदा न खासा न हुए तो मैं इन इंतखाबात से क्या करूंगा? ये मेरे लिए कौन सा मैसेज है? ऐसी बातें कतई न की जाए। हमारा मुश्किल है, हमारे मुश्किलों को समझा जाए और हमारे दर्द और दुख में शरीक हो जाए और हमें सिक्योरिटी फराहम की जाए। ठीक है मुफ्ती साहब, तो आप चाहते क्या हैं? हम तो चाहते हैं कि आपके कंसर्न्स को दूर किया जाए। 8 फरवरी से नहीं तो 28 फरवरी हो सकता है, क्योंकि मार्च के अंदर तो सेनेट के इलेक्शंस होने हैं। सो किस हद तक और कितनी दफा आइन का इन्हिराफ होगा? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आपकी नजर में सोल्यूशन क्या है? आइन का कोई इन्हिराफ नहीं। अगर आप कुछ दिन पीछे चले जाएं देखो आइन का इन्हिराफ ये कहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपने मुश्किल हालात के अंदर आपके हालात नहीं बनते तो आप उसी दिन पर पत्थर की लकीर है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये तो खुद वो इलेक्शन कमिश्नर भी कहता है कि 2 सूबों में हालात ठीक नहीं है और हमें मजबूर किया जा रहा है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का मजबूर कर रहा है कि आप करें, जब इदारा ही तैयार नहीं है और हालात उसके लिए साजगार नहीं है। लेकिन आप हमारी एक और मजबूरी भी देखें ना, हम पे ये हमले क्यों होते हैं? पीपल्स पार्टी पे क्यों नहीं होते? मुस्लिम लीग औरों पे क्यों नहीं होते? जो लोग हमले करने वाले हैं वो हम पे दबाव डाल रहे हैं कि आप जमहूरियत छोड़ दें, आइन छोड़ दें और आप ये इंतखाबात छोड़ दें और आप जिहाद की तरफ आ जाएं। अगर हम उनकी बात मान दें, जिहाद की तरफ जाते हैं तो गिरी गिरी में कुचे कुचे में लड़ाई होगी। हम उनके मुकाबले में अपने मुल्क के साथ खड़े हैं और अपने आइन के साथ खड़े हैं और अपने कानून के साथ खड़े, पाकिस्तान के साथ खड़े, जमहूरियत जरा सुने खड़े। अब जब इतनी बड़ी कुर्बानी हम कर दें तो हमें सिक्योरिटी दी जाए ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जरा पीपल्स पार्टी से मौक़िफ़ ले लूँ। आपने भी पीपल्स पार्टी का जिक्र भी किया है, आप भी जरा सुन ले वो क्या कहते हैं। तंगी साहब, आपका तो ताल्लुक भी एग्जैक्टली उसी इलाके से है और जिस तरह मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं
कि कंसर्न्स तो उनके बड़े सीरियस हैं। मतलब मैं अगर आप मुझसे पूछें, मुझे तो इस टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए, लेकिन इनके कंसर्न्स वैलिड है। क्या उस इलाके में वाकई ये सूरत हाल है? मतलब मौलाना साहब, इनकी पार्टी को आप क्या एडवाइस करेंगे? क्योंकि मुफ्ती साहब तो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमें ये फोर्स कर रहा है कि जो इंतखाबात हैं वो 8 फरवरी को ही होने चाहिए, उनके कंसर्न्स को एक तरफ रखकर। देखिए बेनिश, मुफ्ती साहब ने जो कुछ कहा कि मुझ पे हमले होते हैं, पीपल्स पार्टी पे क्यों नहीं हो रहे, कोई और पार्टी पे क्यों नहीं हो रहे, तो आई थिंक कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये अच्छी बात नहीं है। और अगर आप 2008 की तरफ जाएं तो जब शहीद बीबी को हमसे जुदा किया, एक उम्मत मुस्लिमा के लीडर को शहीद किया गया, तो उसी वक्त नून ग्रुप ने बाइकाट किया और इलेक्शन से बाइकाट करने का ऐलान किया। लेकिन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने उसको कन्विंस किया, उसने कहा कि अगर जो जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है, अगर आप बाइकाट करते हैं तो फिर हम उन लोगों को मौका देते, स्पेस देते हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं और जमहूरियत को खत्म करना चाहते हैं। तो उनको कन्विंस करके उसने इलेक्शन में हिस्सा लिया और वो पंजाब में उसकी हुकूमत बनी। मैं समझता हूँ कि इस वक्त चाहे मौलाना फजल रहमान साहब पे हमला हो या जिस पे भी हमला हो, हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि अगर शहीद बीबी को हमसे जुदा किया या अवामी नेशनल पार्टी के वर्कर और लीडरशिप को शहीद किया गया, 2018 में खैबर पख्तूनख्वा को खून से रंग किया गया, तो हम इनकी मजम्मत करते हैं। लेकिन एक बात जरूर मैं बीनिश कहना चाहता हूँ, अगर वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज चाहते हैं कि मुल्क से दहशतगर्दी खत्म हो, अगर मुल्क से दहशतगर्दी बिल्कुल खत्म हो कि हम पीसफुल माहौल में इलेक्शन कैंपेन करें, तो वाई नॉट कि तमाम सियासी जमातें इस पिच पे आ जाएं कि जब हम हुकूमत में हो या हम हुकूमत से बाहर हो कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ बात करें, हम दहशतगर्द लोगों को दहशतगर्द कहें। तो पीपल्स पार्टी की तो ये स्टैंड है कि जब हम हुकूमत में होते हैं तो भी हम दहशतगर्दी के खिलाफ है, अगर हम हुकूमत से बाहर है तो भी हम दहशतगर्दी के खिलाफ है। ठीक है, लेकिन तंगी साहब अभी सोल्यूशन क्या है? 8 फरवरी बस सिर्फ 35 दिन दूर है। अब पीटीआई के पहले एक अलग इश्यूज चल रहे हैं, मौलाना साहब के अलग और ये बड़े सीरियस कंसर्न्स है। पाकिस्तान में तो वैसे ही अगर कोई ये कहे कि जी मुझे जिंदगी को खतरा है, माई लाइफ इज इन डेंजर, तो ये तो ऑलरेडी बड़ी सीरियस सूरत हाल होती है। इससे निकलना कैसे है? अब ये तो दो पार्टीज हो गई ना, पीटीआई को प्रॉब्लम है, उनकी अलग रीजन है, मौलाना साहब को भी प्रॉब्लम है, उनकी अलग रीजन है। तो अब क्या करना है इंतखाबात का? मुझे तो लगता है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही चाहती है कि इंतखाब हो, बाकी कोई पार्टी चाह ही नहीं रही है कि इंतखाब हो। मैं समझता हूं बीनिश, अगर पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल जमातें इस पेज पे आ जाएं कि जो हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस है, जो हमारे पाकिस्तान है, जो हमारा ईसाई है, जो हमारे वो इदारे हैं जो पाकिस्तान में अपने जवानों के कुर्बानी देकर अपने खून से इस मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते, तो आइए तमाम सियासी जमातें और सिक्योरिटी फोर्सेस मिलकर जी आ रही हूँ मुफ्ती साहब, आपकी तरफ ही आ रही हूँ, इनका जरा मुकम्मल करना दें। जी तंगी साहब, पाकिस्तान की दहशतगर्दी तब खत्म हो सकती है जब पॉलिटिकल जमातें, जब मीडिया एंकर्स, जब अवाम और जब सिक्योरिटी फोर्सेस। लेकिन बदकिस्मती से जब हम ऐवान बाला में या नेशनल असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके हम पाकिस्तान को, हमारे कुछ जमातें, कुछ लीडरशिप, हम आईएसआई को, हम अपनी तकारीब में उनको गाली दे दे, उनको कमजोर करने की कोशिश करें, उनके वहां पर वाशिंगटन डीसी और यूरोप ममालिक में उनके फ्लैक्सेस लगा के उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करें, तो आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कैसे खत्म होगी? हमने कभी ये सोचा? अगर फर्ज करे कोई बंदा पाकिस्तान की बात कर रही है, आगे पॉइंट, मुझे मुफ्ती साहब एक मिनट दे दें। जी ले प्लीज तंगी साहब मुकम्मल कर लें। चले, अगर आज कोई भी सियासी वर्कर, कोई सियासी बंदा उठ के अपाजी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करते हैं, उनकी इज्जत और एहतराम की बात करते हैं, तो उन पे लेवल लग जाता है कि ये किसी और के कहने पर ये बात करते हैं। मैं समझता हूं कि जब तक हम पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ, अपाजी पाकिस्तान के साथ तमाम जमातें मिलकर इस मुल्क की दहशतगर्दी खत्म नहीं करना चाहते, तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो मेरी जो तजवीज़ है, हमें तब इलेक्शन में हम महफूज हो सकते हैं
जहाँ हम तमाम इदारों को सपोर्ट करें, उनकी इज्जत एहतराम करें और हम आगे बढ़ें। ठीक है जी, आ गया पॉइंट। मैं मुफ्ती साहब आपकी तरफ आती, मुझे एक छोटा सा पॉइंट जो है ना जरा MQM से भी लेने दें आप ही के इशू के ऊपर, ताकि फिर आप अच्छे तरीके से उसके ऊपर जो है एड्रेस कर सकेंगे। फयाज साहब, ये जो सीरियस कंसर्न्स, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि अब एक पार्टी कह रही है, एक पार्टी के जो सरबराह हैं वो कह रहे हैं कि जो उनको जिंदगी को खतरा है, हुकूमत ने उनके साहबजादे के हवाले से लिख करके दे दिया कि भाई उनकी लाइफ को थ्रेट है, और ऐसे में 8 फरवरी विच इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, सर क्या करना है? देखिए बेनिश, पहली बात तो ये कि बिल्कुल हम JUI के मौक़िफ़ के साथ हैं कि सबको एक जैसी मौक़े और सहूलत मिलनी चाहिए। लेकिन आपने जो सवाल किया मुफ्ती साहब से वो भी बड़ा वैलिड है कि 8 दिन बाद क्या होगा, 10 दिन बाद क्या होगा। या तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि चंद दिन आगे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई चंद दिन में क्या तब्दीली आ जाएगी? या तो कौम को बताया जाए ना कि भाई ये चंद दिन आगे होने से ये फायदा हो जाएगा इंतखाबात का, तो ताकि पूरी कौम इनके हम आवाज़ हो जाए, आवाज़ में आवाज़ मिलाए। और जहाँ तक बात है दहशतगर्दी की, पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो आज कोई नया इशू तो है नहीं है। 80,000 लोग शहीद करवा चुके हैं हम लोग इस मसले पे, और 80,000 लोग हमारे शहीद हो गए हैं। आज इस जो बुराई को चलते हुए आज 40 साल होने को आ रहे हैं। अफगान वार से जो है ये मामला शुरू हुआ, उसके बाद मुशर्रफ साहब के दौर में बिल्कुल ही हमारे सर में गलों में आगे पड़ गया था। तो बात ये है कि ये जो दहशतगर्दी का इशू है ये कोई नया नहीं है, और मौलाना साहब पे तो कई कातिलाना हमले हो चुके हैं, और ये तमाम कोयटा में क्या, पिशावर में क्या, तमाम लीडरान को, मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं, ठीक है, लेकिन तमाम पॉलिटिकल लीडरान को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उनको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है प्लीज, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो सॉरी फयाज भाई, आपकी भी बात में मुकम्मल तौर पर सुनूंगी, मुफ्ती साहब का भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी। विल बी बैक शॉर्टली। ब्रेक के बाद जी आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। फाइनल राउंड ऑफ सेगमेंट है हमारा डिस्कशन का। मुफ्ती साहब जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज जरा फाइनली जरा इस डिस्कशन को समेटने की कोशिश करें। मैं पैनलिस्टों से बहस नहीं करना चाहता, मैं दोनों का एहतराम करता हूँ जी। मैं अपनी बात इस तरह समझाता हूँ कि हमें ये मैसेज दिया जाता है कि इंतखाबात इस कीमत पर होंगे कि आपके पार्टी के लोगों को मारा जाएगा। हमें ये मैसेज दिया जा रहा है, हम ये जवाब देते हैं कि हमारे पार्टी को लोगों को शहीद करना जरूरी है इंतखाबात के लिए, ये तो कोई जरूरी नहीं है। अब फिर मिसाल दी जाती है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, वो तो गलत हुआ। हम तो ज्यादा होशियार बेनज़ीर भुट्टो साहब की वजह से हुए। जिन लोगों ने उनको कत्ल किया और शहीद किया, उन्होंने वो लोग तो नहीं पकड़े गए, वो तो पर्दे में चले गए। अब हमें कह रहे हैं कि चूंकि बेनज़ीर भुट्टो को जुल्मन कत्ल कर दिया था, शहीद कर दिया था, आपको जुल्मन कत्ल किया तो क्या होगा? ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये सीरियस बातें हैं। जिंदगी सबसे अहम है। हमें तो पता चल गया है कि किसी लीडर को मारकर ये इंतखाबात को आगे पीछे करना चाहते हैं, तो हम पहले से चीख रहे हैं कि हमारे लीडर को नहीं मारो भाई, हमारे लीडर को नहीं मारो। अब ये कौन सी बुरी बात है? मैं ये अर्ज करता हूँ कि हमारे लोगों को मार कर इंतखाबात कराने में इनको क्या फायदा है? ये ऐसा भी हो सकता है कि हमारे लोग बचे रहें और इंतखाबात हो जाए, हम कैंपेन करें और इंतखाबात हो जाए। उसके लिए आप हमें माहौल दे दो ना। अब आप 8 दिन कहते हो या आप 80 दिन कहते हो, मैं ये नहीं कहता। हमें सिक्योरिटी फराहम करो, हमें बराबर का मौका दो, फिर बेशक बाद में इंतखाब करो। और मुफ्ती साहब अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सब तैयारी हुई भी है, आपकी बात अगर ना सुनी जाती तो क्या करेंगे? मतलब 1 महीना लेट हो गया, कौन सी क़यामत आ जाएगी? नहीं, वो अगर वो नहीं लेट करते अच्छे से और हमारी सिक्योरिटी जो ठीक हो जाएगी, इसमें क्या मुश्किल है? नहीं, लेकिन मुफ्ती साहब अगर इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं मानती तो क्या करेंगे? क्या बॉयकॉट करेंगे आप? तो क्या जिम्मेदारी उठाए ना, वो उठाए जिम्मेदारी कि हमारा कारकुन शहीद हो गया तो हम इलेक्शन कमीशन से पूछेंगे और चीफ जस्टिस से पूछेंगे। तो ठीक है, जिम्मेदारी उठाओ, ये आप उठाओ। मुफ्ती साहब जिंदगियों की गारंटी कौन दे सकता है? और पाकिस्तान में खास तौर पे रहते हुए जिंदगियों की कौन गारंटी दे सकता है? तो फिर ये टैक्स क्यों लेते हैं? फिर मुल्क क्यों किस तरह चलता है? फिर हमें क्यों अमन का दर्ज दिया जाता है? फिर हमारे मुताबिक से क्यों मजाक किया जाता है?
चलें जी, जरा कोई बंदा पाकिस्तान में हमें गारंटी दे दे कि आपके लीडर को कत्ल नहीं किया जाएगा, आपके कारकुनों को नहीं मारा जाएगा, तो हम तैयार हैं, हम मुतालबा नहीं करेंगे। अब आप मुक्का भी मारो, थप्पड़ भी मारो, हमें रोने का मौका भी ना दो, ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा इंसाफ है तंगी साहब? कौन गारंटियां देगा? गारंटी मांग रहे हैं भाई। नहीं बिनिश साहब, अगर मैं पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में कोई भी सियासी पार्टी या कोई भी सियासी लीडर सियासत करते हैं तो सियासत करने के लिए वो कोई बंदा उसको गारंटी नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि गारंटी लेने वाले की बिलीफ फिर ये है कि वो सियासत ना करे। और मेरे ख्याल में स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जरूर कि वो पॉलिटिशियन को तहफ़्फ़ुज़ दे दे, वो आम जनरल मासेस को भी तहफ़्फ़ुज़ दे दे। ये नहीं है कि लीडर्स को तहफ़्फ़ुज़ दे और जनरल मासेस को छोड़ दे दहशतगर्दों के लिए। मैं समझता हूँ कि स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो जनरल मासेस को भी तहफ़्फ़ुज़ दे, वो लीडरशिप को भी तहफ़्फ़ुज़ दे और वो आज़ाद बराबरी की बुनियाद पर आज़ाद माहौल में कैंपेन करने के लिए माहौल को साजगार बना दे। मैं इसके हक में हूं, लेकिन जहां तक गारंटी लेने की बात है तो कौन गारंटी इसको दे दे? ये तो बताएं ना कि गारंटी इसको कौन दे दे? साहब को जवाब दूंगा बिनेश। जी मुफ्ती साहब दे दे, मेरे पास वक्त कम है, वेरी क्विकली। हाँ, मैं कर्जा तंगी साहब का नहीं छोड़ूंगा। मैं तंगी साहब से एक सवालिया अंदाज से पूछता हूँ कि जमहूरियत के लिए बेनज़ीर भुट्टो ने कुर्बानी दी। अब अगर आपके एक लीडर को किसी भी लीडर को नाम नहीं लेना चाहता, वो टारगेट करें और कहें कि एक और कुर्बानी भी जरूरी जमहूरियत के लिए, तो क्या जरूरत है इस कुर्बानी की? हम ये कहते हैं, हम वो गारंटी नहीं मांगते कि हम डरते हैं और बाहर नहीं दे, हम तो काम कर रहे हैं अपने अंदाज से, लेकिन हमारा क्यों जा रहा है? इसका जवाब तंगी साहब तो देंगे सो देंगे, लेकिन मैं एक छोटी सी अर्ज कर दूं, अगर आपको बुरा ना लगे। मैं जितना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जानती हूँ ना, वो आपकी पूरी ना सिर्फ बात सुनेंगे बल्कि कम से कम वो आपको ये शिकवा नहीं करेंगे या किसी को भी कि नहीं जी आप मुझे मेरी जिंदगी की गारंटी दे। बाकी जो है ना, ये तंगी साहब जवाब रास्ते पे जा रही हो। सर उनको पता है उनकी जान को खतरा है। बिलावल को अल्लाह ताला 1000 साल जिंदगी दे और जरदारी साहब को भी 1000। मैं ये कहता हूँ कि वो बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल तो ठीक नहीं था ना, अब एक और लीडर को मारा जा रहा है और आप लोग कह रहे हैं इंतखाबात करो। लेकिन सर मुफ्ती साहब, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद बिलावल घर नहीं बैठे, वो अभी तक नहीं बैठे हैं, मैदान में। कौन सी बेस में ले गए, पता नहीं आप कहाँ चले गए। मैं कहता हूँ हमारे लीडर का या कारकुन का मारना जरूरी है इंतखाबात के लिए। मैं तो इधर ही हूँ, लेकिन अगर आपको समझ तंगी साहब की जबान में आनी है तो फिर आप तंगी साहब से सुन लें। जी तंगी साहब, आप जवाब दें। आपको भी जानता हूँ, आपको भी जानता हूँ। मैं ये अर्ज करूँ, आप मुझे कोई लॉजिक बताओ कि इस इंतखाबात को बर्वक्त कराने पर हमें आप लोगों की लाशें चाहिए, क्या जरूरत है, क्यों मारते हो? जी तंगी साहब जवाब दें भाई। देखिए बिनिश, मैं मुफ्ती साहब की बहुत इज्जत एहतराम करता हूं, लेकिन आज जो रोना रोते हैं, मेरे ख्याल में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है। मैं तो अब आज हैरान हूं कि मुफ्ती साहब क्यों इतनी कमजोर बातें करते हैं। देखिए सियासत में सब कुछ मुमकिन है और अल्लाह रब्बुल इज्जत मौलाना फजल रहमान साहब को और बाकी लीडरशिप को इज्जत दे, एहतराम दे और जिंदगी दे, उसको अल्लाह महफूज रखे। लेकिन आपने दिल बड़ा करके कैंपेन करना चाहिए और ये जो गारंटी मांगते हैं, ये जो आप रोना रोते, तो आई थिंक कि ये सियासत में अच्छी बात नहीं है, अच्छी रिवायत नहीं है। तंगी साहब, जो लोग मारते हैं उनको बोलो नहीं मारो ना, आसान बात है ना। साहब ने उसकी परवाह नहीं की, वो इंडिया चले गई, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जहां इंडिया में उसके सर की कीमत लगाई गई थी। मैं बारामन तंगी साहब को समझा रहा हूँ, आप कहीं और जा रहे हैं। भाई मारने वालों से कह दिए जाए कि मत मारो, क्या कहा? मैं एमक्यूएम के पास जा रही हूँ, थर्ड पार्टी से पूछ लेते, मैं एमक्यूएम के पास जा रही हूँ। जी फयाज भाई, कैसे मुतमईन करना है? मुतमईन करें इनको, एज ए स्टेक होल्डर ऑफ द कंट्री मुतमईन करें इनको। जी सर। देखें बेनिश, सियासी इख्तलाफात कितने भी हों, ANP से ज़्यादा तो इंतखाबी मुहिम पे किसी ने कुर्बानी नहीं दी ना। ANP की पूरी क़यादत शहीद हुई है। अच्छा, बात यह है कि पीपल्स पार्टी की भी क़यादत शहीद हुई है। चले ठीक है, आज मौलाना की बात मान लेते हैं कि मुफ्ती साहब की बात मान के पोस्टपोन कर देते हैं इलेक्शन, ठीक है जी, अब माहौल बन जाए तो इलेक्शन करवाएंगे। अब इसकी गारंटी मौलाना कब देंगे कि माहौल कब बनेगा? चलो माहौल बन गया, अगला इलेक्शन अनाउंस हो जाता है, 6 महीने बाद नून लीग खड़ी हो जाती है कि जी हमारे लिए माहौल साजगार नहीं है, हमें कोई गारंटी दे। फिर पीपल्स पार्टी खड़ी हो जाती है, ANP खड़ी हो जाती है, बलूचिस्तान की पार्टियां खड़ी हो जाती हैं। तो मैं इसका मतलब ये है कि ये अगला 4-5 10-20 सालों का किसी को गारंटर गाउंड होगा इसका। फिर कैसे होंगे ये इलेक्शन?
آج اگر JUI کہہ رہی ہے, مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گارنٹی دو جی, کوئی مارے نہیں ہم کو, تو کل یہ بات تو نون بھی کہہ سکتی ہے, پیپلز پارٹی بھی کہہ سکتی ہے, MQM بھی کہہ سکتی ہے, بلوچستان کی پارٹیاں بھی کہہ سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا پھر. مجھے پروگرام ختم کرنا ہے بھائی. مفتی صاحب آپ دیکھ لیں آپس میں, اپنے مولانا صاحب سے بھی آپ مشورہ کر لیں, ان کو بتا دیں کہ جی پیپلز پارٹی اور MQM کا یہ خیال ہے. نون لیگ آپ سے پہلے شامل تھی, ورنہ اگر آپ کے ساتھ موجودگی میں ہوتی تو میں نون لیگ کا بھی پوائنٹ آف ویو دے دیتی. اب آپ آپس میں مشاورت کر کے انتخابات کا دیکھ لیجئے, کیونکہ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فرمان ہے کہ 8 فروری پتھر پر لکیر ہے. آج کے لیے اتنا ہی, کل ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.